नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश चौधरी गोल स्टडी पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, अपन इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत अपन ने पहले पढ़ा था राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आज अपन जो ले रहे हैं वो भारत के इतिहास के संदर्भ में एक टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि विभिन्न परीक्षार्थियों की मांग रही है कि सर राजस्थान इतिहास के साथ साथ में भारत का इतिहास है वो भी हमें साथ साथ में करवाएं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ में आपको इंडिया हिस्ट्री है वो भी करवाई जाए। तो इसी के तहत मित्रों आज जो टॉपिक लिया जाएगा आपके वो भारत के इतिहास के अंतर्गत लेंगे अपन। तो देखिए, भारतीय इतिहास है, इसका अध्ययन करते हैं अपन, तो उससे पहले इतिहास की एक रूपरेखा तैयार करते हैं अपन कि इतिहास है इसको विभिन्न कालों में बांटा गया है, कौन कौन से कालों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, इसके बारे में पहले अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, इतिहास को अपन कहते हैं हिस्ट्री। इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जो ले रहे हैं वो भारत का इतिहास लेंगे। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। पहला भाग आता है वो आता है अपने प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो पार्ट रहेगा अपने वो रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा पार्ट रहेगा अपने वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास है वो अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा। हालांकि एक यूनिट और भी आती है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत अपन पाषाणकालीन स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, तो वो भी एक इसी यूनिट का पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास है, सामान्य रूप से जब इतिहास अपन पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है अध्ययन के दृष्टिकोण से: प्राग ऐतिहासिक युग, इसके बाद आता है अपने आद्य ऐतिहासिक युग, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक युग। ये जो अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज, उसके अंतर्गत ये टॉपिक नहीं ले रहे अपन। प्राग ऐतिहासिक युग नहीं पढ़ा जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग से प्रारंभ किया जाता है और आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा देखा जाए तो वैदिक एज, वैदिक काल। इसके बाद देखिए, प्राग ऐतिहासिक युग है, इसकी सामान्य काल अवधि बता रहा हूं मैं। सामान्य काल अवधि बताई जाती है लगभग 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 4000 बीसी तक की अवधि है, वो इतिहास के अंदर सामान्य रूप से प्राग ऐतिहासिक युग के नाम से जानी जाती है। 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 बीसी। देखिए, ये जो आंकड़े बता रहा हूं मैं ये प्रमाणिक नहीं है। इतिहासकारों ने इतिहास को व्यवस्थित रूप से
इस प्रकार से इतिहास को व्यवस्थित रूप से इसको एक जगह प्रदान किए ताकि अपन इसका अध्ययन है वो आसानी से कर सके। तो इसी के तहत 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 बीसी तक की अवधि है वो प्राग ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। प्री हिस्टोरिकल एज के नाम से अपन इसको जानते हैं। आदि ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग है, इसकी काल अवधि यहीं से स्टार्ट हो जाती है लगभग 4000 बीसी से 4000 बीसी से 600 बीसी महाजनपदों के उदय तक की जो काल अवधि है वो इतिहास के अंतर्गत आती है आद्य ऐतिहासिक युग। 4000 बीसी से 600 बीसी तक की अवधि है वो किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। और इसके बाद में 600 बीसी से लेकर के जो काल अवधि आती है वो ऐतिहासिक युग में आती है। 600 बीसी के बाद की काल अवधि है जो वर्तमान में अपने चल रही है। 600 बिफोर ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी तक जो काल अवधि चल रही है वो सारे की सारी घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि साहब ये जो काल अवधि है इसके आधार पर तो अंतर कर नहीं सकते, कोई ना कोई तो ऐसा बिंदु होगा जिसके आधार पर अपन इनमें अंतर कर सकें कि प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, इन तीन कालों में इतिहास को कैसे बांटा। तो इसका कोई ना कोई कारण है। तो इसका कारण यही बताया जाता है मित्रों, प्राग ऐतिहासिक युग ये वो काल अवधि है जिसके अंतर्गत मानव के पास में ना तो थी लिपि और ना ही वो लिखना जानता था। मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल की सीधी सी विशेषता यही है, प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। आद्य ऐतिहासिक युग, इस कालखंड के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, अर्थात इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया है लिखने में उस लिपि को अपन पढ़ नहीं पा रहे। तो लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं अपने को, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहरों पर लिखे हुए बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे अपने को, बहुत सारे शिलापट मिले थे, लेकिन किस रूप में लिखा है, वो क्या लिखा है, ये अपन पढ़ नहीं पा रहे। तो ये जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आता है, अर्थात वे कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु अपन उसको पढ़ नहीं पा रहे। उसके बाद ऐतिहासिक युग आता है जो 600 बीसी से प्रारंभ होता है। इस कालखंड की विशेषता यह है कि यहां के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है जिन्हें पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा है इतिहासकारों ने, प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्राग ऐतिहासिक युग 40 लाख बीसी से प्रारंभ होता है लगभग 4000 बीसी तक की। आद्य ऐतिहासिक युग 4000 बीसी से 600 बीसी तक की काल अवधि, जबकि ऐतिहासिक युग है वो 600 बीसी से प्रारंभ हो जाता है। प्राग ऐतिहासिक युग का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या लिखा है, मानव किस प्रकार से रहता था। आद्य ऐतिहासिक युग है, इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु जो लिखा है उन्होंने उसको अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लिखा है, लेकिन इन्होंने जो लिपि काम में ली है गोमूत्राक्षर लिपि या ब्रूस्टोफेदन लिपि, जिसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आगे, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस रूप में रहते थे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। केवल अनुमान के आधार पर पुरातात्विदों के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, पुरातात्विक जो वस्तुएं मिल रही है उन वस्तुओं के आधार पर केवल सिंधु घाटी सभ्यता का अपन अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक एज भी इसी के अंतर्गत आता है। यहां तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो लिखना जानते थे, लिपि भी थी, लेकिन वैदिक काल के लोगों के पास में
इन्होंने लिखा ही नहीं था क्योंकि इनके पास में लिपि नहीं थी। वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा क्योंकि इनके पास में कोई लिपि नहीं थी, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं इनके। तो हालांकि जब अपन पढ़ते हैं वैदिक काल तो वहां 4 वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, तो दिमाग में ये प्रश्न बन जाता है कि साहब ये वेद फिर कब लिखे गए। तो ध्यान रखना, वैदिक काल में वेद नहीं लिखे गए हैं, वेदों का संकलन बहुत बाद में हुआ है। वैदिक कालीन लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो मौखिक आधार पर ही निर्देश देते थे, शिक्षा का माध्यम भी मौखिक था। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन विस्तार से। उसके बाद ऐतिहासिक युग आता है। इस समय के मानव ने जो लिखा है वो अपन विधिवत रूप से पढ़ पा रहे हैं, और भारतीय इतिहास में ये जो काल अवधि है इसको अपन द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के आसपास में वैदिक सभ्यता का पतन हो जाएगा और महाजनपदों का उदय होगा। और महाजनपदों के उदय को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये तो इतिहास का वर्गीकरण था। अब अपन पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज जो मैं आपके टॉपिक ले रहा हूं वो मिडाइवल का है। मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ मित्र, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए, आज जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक लेंगे अपन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास जहां से प्रारंभ होता है वो है भारत में इस्लाम का आगमन, या यूं कह सकते हैं कि भारत में अरबों का आगमन। पहला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट माना जाता है, और लगभग भारत का इतिहास जिस परीक्षा के सिलेबस में है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक ले रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसी के अंतर्गत सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे भारत में अरबों का आगमन, या यूं कह सकते हैं भारत में इस्लाम का आगमन। भारत लगभग माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत की राजनीतिक स्थिति है वो थोड़ी सी चरमरा गई थी, और उस चरमरा हुई स्थिति को संगठित करने का प्रयास किया था गुर्जर प्रतिहार। उसी समय जब अपन ने गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे तो मैंने ये बताया था कि नागभट्ट प्रथम के समय उत्तर पश्चिमी भारत पर जुनैद के नेतृत्व में अरबी कबीले हैं वो आक्रमण कर रहे थे। तो जब भारत में अरब लोग आते हैं तो वो सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में देखिए। भारत में अरबों का आगमन देखते हैं अपन। ये अपना भारत है, और अरब प्रायद्वीप से आए थे अरब, तो यहां अपन जो क्षेत्र मान लेते हैं ये है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रदेश। यहां से ये अखंड भारत है मित्रों, ध्यान रखना। यहां अरब लोग भारत में प्रवेश करते हैं तो 2 रूपों में आएंगे। एक तो आएंगे वो लुटेरों के रूप में, सेना लेकर के आएंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे, और एक आते हैं वो व्यापारियों के रूप में। तो भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन है वो किस रूप में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन है वो व्यापारियों के रूप में हुआ था। भारत में सबसे पहले अरब लोग हैं वो व्यापारी के रूप में आए थे। कहाँ आए थे? तो सबसे पहले आए थे मालाबार तट पर। यहां पड़ता है अपने मालाबार तट, मालाबार तट। सबसे पहले भारत में अरबों का आगमन है वो किस रूप में हुआ था? व्यापारियों के रूप में हुआ था। भारत में सबसे पहले अरबी लोग हैं वो किस रूप में आए थे? व्यापारियों के रूप में, व्यापारी के रूप में आए थे मित्रों। और कब आए थे? 7वीं सदी में आए थे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है।
भारत में सबसे पहले अरबों का आगमन किस रूप में हुआ था? व्यापारियों के रूप में हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था। कब हुआ? 7वीं सदी में लगभग। तो व्यापारिक गतिविधियां करते थे ये, तो इसी के अंतर्गत आए थे ये मालाबार तट पर। अब एक शासक के रूप में भारत पर अरबों ने किस प्रकार आक्रमण किया था, तो वो देखते हैं अपन। तो देखिए, इस अरब प्रदेश है, अरब प्रदेश पर शासन था खलीफाओं का। खलीफा, मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनको खलीफा कहा जाता है। और खलीफा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लायक बेटा। लायक बेटा। तो यहां खलीफाओं का शासन था, और उस समय यहां पर जो खलीफा था उसका नाम बता दे हैं वालिद। वालिद खलीफा था। और इस वालिद का, क्योंकि खलीफाओं का शासन है लगभग पूरे अरब प्रायद्वीप पर था, तो उसी के अंतर्गत आता था इराक। इराक का प्रांतपाल या गवर्नर अपन कह सकते हैं, वो था आपके अल हिजाज। अल हिजाज। और इस अल हिजाज का सेनापति, अल हिजाज है, इसी का सेनापति हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। इसका सेनापति था मित्रों मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले जिसने आक्रमण किया था, जिस मुस्लिम ने आक्रमण किया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखें मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था वो क्षेत्र है आपके सिंध प्रांत। जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया था वो क्षेत्र कौन सा है? सिंध प्रांत पर इन्होंने आक्रमण किया था। देखिए, ये जो क्षेत्र है इसको अपन मानते हैं सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। और यहां पर शासन था उस समय, तत्कालीन समय में देखा जाए तो सिंध का शासक था दाहर सेन। दाहर सेन है, इसके पिताजी का नाम था चच। पिताजी का नाम था चच। और चच के द्वारा वहां शासन करने वाले राय वंश से, जो शूद्र जाति से संबंधित थे, उनसे सिंध प्रांत छीना जाता है। इस सिंध प्रांत की राजधानी बताते हैं मित्रों आलोर को। तत्कालीन समय में यहां का शासक दाहर सेन है, हिंदू शासक था, ब्राह्मण जाति से संबंधित है। इस दाहर सेन के ऊपर आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था दाहर सेन पर। और यह आक्रमण कब किया? यह आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहर सेन पर आक्रमण किया था 712 में। 712 ईस्वी। क्यों किया भाई? कहां जरूरत पड़ गई इनको आक्रमण करने की? अरब प्रदेश के खलीफा वालिद के गवर्नर अल हिजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 में सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहां जरूरत पड़ गई? क्या कारण थे इसके पीछे? तो इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण के कारण, सिंध पर आक्रमण के कारण, देखिए क्या कारण है। पहला कारण, प्रथम कारण, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास। राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी थी। दूसरा कारण माना जाता है सिंध ये एक बंदरगाह था। यहां पर इसका एक बंदरगाह पड़ता है देवल बंदरगाह। ध्यान रखें मित्रों, देवल एक बंदरगाह था। इस देवल बंदरगाह का व्यापारिक उपयोग था। सीधी सी बात है, बंदरगाह है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्यापारिक महत्व था सिंध का, व्यापारिक महत्व। तीसरा कारण, दाहर सेन ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उस समय यहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। और कहते हैं कि दाहर सेन के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया गया।
दारसेन ने बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया, तो इसी वजह से कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संदेश भेजा गया किसके पास में? अल हिजाज के पास में। तो कह सकते हैं अपन, जिस प्रकार मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था कन्नौज के शासक जयचंद गेहड़वाल ने, उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था बौद्ध भिक्षुओं ने। तो यह भी एक कारण है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आमंत्रण मिला था। अगला तात्कालिक कारण, अभी मैंने चर्चा की थी इस देवल बंदरगाह की। अरब प्रायद्वीप का कोई जहाज था, वो इस देवल बंदरगाह से होते हुए जा रहा था। समुद्री लुटेरे होते थे पहले, तो कहते हैं इस देवल बंदरगाह के ऊपर किसी अरबी जहाज को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा गया। अब सीधी सी बात है कि देवल बंदरगाह है वो दारसेन के अधीन था। जब ये जानकारी दारसेन को मिली कि किसी अरबी जहाज को लुटेरों ने लूटा है, तो दारसेन ने उन लुटेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये जानकारी जब अल हिजाज को मिल जाती है, तो कहते हैं उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था दारसेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, कि हो सकता है कि उन समुद्री लुटेरों को दारसेन ने संरक्षण दिया हो। तो इसी वजह से कहते हैं ये तात्कालिक कारण बना था मित्रों। तात्कालिक कारण, अरब जहाज को देवल या थट्टा के नाम से जाना जाता है। थट्टा बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूटना और दारसेन द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था सिंध प्रांत पर, और यहां का शासक था दारसेन। दारसेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ाई होती है 712 में, और उसे अपन इतिहास में कहते हैं रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं मित्रों? रावर का युद्ध। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे, मोहम्मद बिन कासिम और दारसेन के मध्य जो लड़ाई होती है किसके बीच में हो रही है मित्रों? रावर का युद्ध होता है 712 ईस्वी में। रावर नामक एक स्थान है जहां ये लड़ाई होती है। किस किस के बीच में होती है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया? दारसेन को पराजित किया। इस प्रकार सिंध प्रांत पर अधिकार किसका हो जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का। दारसेन है मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अगला जो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है, इस दारसेन की पत्नी थी मित्रों रानी देवी। दारसेन की पत्नी, और इसका नाम है रानी देवी। भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर, भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर रानी देवी के नेतृत्व में होता है मित्रों 712 में। भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर, भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर। दारसेन युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और रानी देवी के नेतृत्व में 712-13 में भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर होता है। ध्यान रखें, भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर का नेतृत्व रानी देवी ने किया था। रानी देवी दारसेन की पत्नी थी। जबकि प्रश्न आ जाए फारसी साहित्य में वर्णित भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर कौन सा है? ध्यान देना मित्रों, फारसी साहित्य में वर्णित भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर कौन सा है? तो फारसी साहित्य में वर्णित भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, और उस समय हमीर देव जो रणथंभौर का शासक था उसकी पत्नी के नेतृत्व में प्रथम जौहर हुआ था।
रानी देवी के नेतृत्व में भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर हो जाता है। इसके बाद सिंध प्रांत पर अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम अगला जो आक्रमण करता है यहीं पर मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मुल्तान। ये यहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान, और मुल्तान पर आक्रमण किया था 713 में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 713 में मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है और कहते हैं कि मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिला था कि उसने मुल्तान का नाम ही रख दिया स्वर्णनगर। स्वर्णनगर मुल्तान मित्रों यहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है ये मुल्तान, और उस समय अखंड भारत की स्थिति है, तो अखंड भारत के अंतर्गत ये मुल्तान है, वो भारत में ही पड़ता था। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था मुल्तान पर, और मुल्तान से अत्यधिक धन मिला था उसको, बहुत ज़्यादा धन मिला था, सोना मिला था। इसी वजह से अरबी लोगों ने मुल्तान का नाम रख दिया स्वर्णनगर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे की मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कुछ फैक्ट है जो भी अपने को याद होने जरूरी है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब आलोर पर अधिकार कर लेता है, रानी देवी के नेतृत्व में जौहर भी हो जाता है वहां पर, तो कहते हैं दार सेन की 2 पुत्रियां थी। दार सेन है, इसकी 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और प्रमल देवी। इन दोनों को इसने बंदी बना लिया था। उसके बाद की कहानी क्या बनती है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सूर्या देवी और प्रमल देवी, ये इस दार सेन की पुत्रियां थी, इनको लेकर के मोहम्मद बिन कासिम है वो कहाँ चला गया था, इराक चला गया। कौन लेके गया, मोहम्मद बिन कासिम। सूर्या देवी और प्रमल देवी, क्योंकि उनको पता था कि इनके पिता का हत्यारा है वो मोहम्मद बिन कासिम, तो कहते हैं इन्होंने कूटनीतिक चाल चली थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्या देवी और प्रमल देवी को इराक के गवर्नर अल हिजाज के सामने प्रस्तुत किया। देखिए भारतीय महिलाएं जौहर क्यों कर रही है, इसका कारण ये आपके सामने है, क्योंकि महिलाओं की के मान सम्मान, उनकी आबरू की सुरक्षा है, वो ये इस्लाम धर्म के जो शासक आए थे, जो आक्रांत आए थे, वो नहीं कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भी सूर्या देवी और प्रमल देवी को अल हिजाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कहते हैं सूर्या देवी और प्रमल देवी ने अपनी कूटनीति से अल हिजाज को इस प्रकार से अपनी तरफ कर लिया कि इस अल हिजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को जीवित ऊंट की खाल में सिलवाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार अल हिजाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कुछ फैक्ट ध्यान रखें मित्रों। एक कर है जजिया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जजिया क्या है, तो जजिया ये एक टैक्स है, किस प्रकार का, गैर मुसलमानों से लिया गया कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है जजिया। भारत में सबसे पहले जजिया कर जिसने वसूल किया है, सर्वप्रथम जजिया कर भारत में जिसने वसूल किया है वो मोहम्मद बिन कासिम है। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आया हुआ है। भारत में सबसे पहले जजिया कर है वो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूल किया था, ध्यान रखें। अब जब ये अरब लोग भारत आए तो इन्होंने भारतीय लोगों को, सीधी सी बात है कि वहां से लोग यहां आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो अरबी लोगों से भारतीयों ने क्या सीखा, भारतीयों से अरबों ने क्या सीखा। तो देखिए अरबों के द्वारा भारतीयों को जो देन है वो क्या है, भारत को अरबों की देन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊंट पालन। भारतीयों को ऊंट पालन अरबों ने सिखाया है मित्रों, ध्यान रखना। ऊंट है वो ये अरब लेकर के आए थे भारत में,
ऊंट पालन भारतीयों को अरबों ने सिखाया। खजूर की खेती है वो अरबी लोगों ने भारतीयों को सिखाई। इसके अलावा एक सिक्के का प्रचलन किया है, दिरहम नामक सिक्का, चांदी का है ये मित्रों, ध्यान रखना। एक दरम भी चला था और ये दिरहम है। दिरहम नामक चांदी का सिक्का है, इसका प्रचलन भारत में किसने किया था? तो भारत में इसका प्रचलन है वो अरबों ने किया है। ऊंट पालन अरबों ने सिखाया, खजूर की खेती अरबों ने सिखाई। दिरहम नामक सिक्का है वो भी भारत में किसने चलाया? अरबों ने चलाया। अब अरबी लोग भारत से क्या सीख करके गए? तो अरबी लोग है वो भारत से सीख करके गए थे हिंदू दशमलव प्रणाली। इसे हिंदू दार्शनिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू दार्शनिक पद्धति है वो कौन सीख करके गए थे? अरब लोग सीख करके गए थे भारतीयों से। अब प्रश्न ये बन जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? तो भारत पर अरबों के आक्रमण का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है मित्रों चचनामा को। किसे माना जाता है? चचनामा नामक एक पुस्तक लिखी गई है। भारत पर अरब आक्रमण का प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रामाणिक स्रोत जिस पुस्तक को माना जाता है वो पुस्तक है चचनामा। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चचनामा किसने लिखी है ये कोई स्पष्ट नहीं है, अज्ञात लेखक है इसका। मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है चचनामा। और इस चचनामा का फारसी में अनुवाद, चचनामा है इसका फारसी में अनुवाद किया गया है मोहम्मद अली कूफी के द्वारा। मोहम्मद अली कूफी ये नसीरुद्दीन कुबचा का एक सैनिक था। और नसीरुद्दीन कुबचा कौन था इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत पर अरब आक्रमण का प्रामाणिक स्रोत चचनामा को माना जाता है, इसका लेखक अज्ञात है, ध्यान रखना। इसका फारसी में अनुवाद है वो मोहम्मद अली कूफी ने किया है। अब अरब लोग भारत पर आक्रमण भी करे और वापस भी चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत पर अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर अरबों के आक्रमण का है कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा था। इसीलिए एक इतिहासकार हुआ है वुल्जले हेग, उसने ये बात कही है कि अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास में एक आकस्मिक घटना माना गया। इतिहासकार वुल्जले हेग ने अरबों द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को एक आकस्मिक घटना माना है। कोई फर्क नहीं पड़ा था, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा था, ना तो भारत पर पड़ा था ना ही अरबों पर पड़ा। अरबी लोग आए, लूटा, विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार भी किया और वापस चले गए। और सीधी सी बात है कि वापस चले जाते हैं तो स्थानीय शासक है वो अपने क्षेत्र है वो पुनः छीन लेते हैं। तो इसी कारण भारत पर अरब आक्रमण है उसका कोई दीर्घकालिक परिणाम है वो नहीं आता है। पहला टॉपिक था आपके भारत पर अरबों का आगमन। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपके पूर्णतः समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो भी भारत पर विभिन्न विदेशी आक्रमणों से संबंधित रहेगा, जिसके बारे में अध्ययन है अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गोल स्टडी यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।